नमस्कार साथियों। क्या ये वीडियो लाइव जा रहा है? अभी कोई जुड़ा नहीं है। अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो मेरा निवेदन है कि बता दीजिए आवाज़ आप तक पहुंच रही है। अगर आप आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ओके भैया, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज कई गंभीर मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि 20 मई 2020 हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। उसको लेकर के हमारी टीम की क्या रणनीति है, हमने अभी तक क्या सोच विचार किया और किस तरह से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर एक व्यापक चीज़ के साथ आपके सामने मैं यहाँ पर जुड़ चुका हूँ। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़, मैं बिंदुवार जिन जिन चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ तो एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक मुद्दा जो है, जो सबसे ज़्यादा इस समय पूछा जा रहा है या चीज़ के ऊपर जिस पर डिस्कशन हो रहा है, वो मुद्दा ये रहता है कि बीटीसी 2015 बैच को बाहर करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि मैं खुद उस बैच से बिलोंग करता हूँ, तो इस चीज़ को लेकर के चिंताएं जब लोग जाहिर करते हैं तो ये चीज़ निकल कर आती है कि निश्चित तौर पर चिंताएं होनी चाहिए। इसको लेकर के कोर्ट में केस भी पड़ा हुआ है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि जिन आदेशों के आधार पर हमारे लिए बाहर करने के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है या कहा गया है कि किया जाएगा, उन्हीं आदेशों के अंदर कहीं ना कहीं हमारी वो चीज़ भी छुपी हुई है जो हमें 15 बैच को यहाँ से निकाल कर ले जाएगी। मतलब ये कहने की चीज़ कि राज्य सरकार के पास कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ऑर्डर होते हैं, उन ऑर्डर के तहत ये चीज़ निर्णित की गई है कि एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए। तो कट ऑफ डेट सरकार ने निश्चित तौर पर लगाई है। और ये जो हमारा आवेदन का फॉर्म है ना, ये भी एक लीगल फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ये लीगली कहीं पर मान्य नहीं होगा। और जब इसमें ये चीज़ लिखी हुई है मेरे भाई स्पष्ट तौर पर कि आवेदन की अंतिम तिथि तक या आवेदन की तिथि तक जिस दिन हम कर रहे हैं, बीटीसी 2015 भी उस ऑर्डर के बाद, जिस ऑर्डर के लिए शोर शराबा हो रहा है, उसके बाद हुआ जिसमें ये नहीं लिखा हुआ था। 68,500 भर्ती हुई, उसमें भी यही चीज़ें थी, सेम तरह की घोषणा होती थी। कोई बाहर नहीं हुआ, ना नल एंड वाइड हुआ किसी तरह का ऑर्डर। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर भी लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसको लेकर के वो भी कोई हल्की फुल्की रूलिंग नहीं है, बहुत ही वेल सेटल्ड एक तरह का रूल बना रखा है और उसी के अंदर वो चीज़ें पूरी तरह से आएंगी। हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अगर तय नहीं करता है तो उसको निश्चित तौर पर सरकार कोर्ट हड़का सकती है, डांट सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये कहना कि भर्ती से हमें बाहर कर दिया जाएगा, एक रूल है, वाइंड अप किया गया, उसी के अंतर्गत हम आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरे विषय पे आते हैं। करेक्शन को लेकर के तमाम लोगों की अलग अलग तरह की फोन, अलग अलग तरह के प्रश्न, मैसेज अलग अलग साथियों के पास आ रहे हैं। दो प्रकार के मुख्य तौर पर प्रश्न हैं। पहला, जिनका फ़ोन नंबर करेक्शन होना है। देखिए, फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए अभी निश्चित तौर पर सरकार ने कोई भी चीज़ जारी नहीं की है, लेकिन पिछली भर्ती 68,500 हुई थी, उसके लिए एक वेल सेटल्ड रूल डेवलप किया था। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक रूल सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। मुझे अनुमान है, जब तक मैं ये लाइव आया हूं तब तक तो ऐसा कोई रूल नहीं आया है। हो सकता है अभी कुछ आया हो या आगे कुछ आने को हो। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा धैर्य रखें। केवल ओटीपी और फोन नंबर के आधार पर किसी को भी इस भर्ती परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा, इस पूरी भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। और इतना सरकार निश्चित तौर पर ध्यान रखेगी, क्योंकि उसने पिछली बार भी इस चीज का ध्यान रखा था। तो क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि वो बदल सकती है, चोरी हो सकती है, किसी और को मिल सकती है, तमाम तरह की चीजें हैं उसको लेकर के फोन नंबर को, तो वो निश्चित उसका हल कुछ ना कुछ निकलेगा। आप उसको लेकर के परेशान होंगे, कॉल करेंगे,
उससे हल कुछ नहीं निकलेगा। सरकार के स्तर पर पूरी चीज़ें इस समय पहुंच चुकी हैं और सरकार एक निर्णय निश्चित तौर पर इस पे लेगी। दूसरे तरह का फ़ोन जो आता है वो ये आता है कि आपने हमें भर्ती से बाहर करा दिया, आप करेक्शन नहीं कराने दे रहे हो। और इसको लेकर के विश्वास करे जिस स्तर तक लोग कह सकते थे, ये तक आया कि बुरा हो जाएगा तुम लोगों के साथ, कुछ भला नहीं होगा। भाई आप एक बात बताइए, आवेदन आपने भरा, हमने भी भरा, हमारी दिक्कतें थी, नंबर हमने चेंज करके भरा, आपको भी भरना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ह्यूमन एरर हो सकती है, तो उस ह्यूमन एरर के लिए दो लोग बने हैं, माननीय न्यायालय आपके सामने है और सरकार आपके सामने है। निवेदन करिए सरकार से, एज पर रूल रहेगा वो करेगी, न्यायालय में निवेदन करिए, एज पर रूल रहेगा वो करेगी। तो उसमें बीच में किसी भी साथी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी टीम को, मैं सभी टीमों के, मुझे पता है ये हर टीम के साथ ये समस्या रही होगी और रहेगी भी आगे तक, उसके हस्तक्षेप से कुछ भी बाहर या अंदर नहीं हो सकता। रूल एज पर लॉ जो कुछ भी होता है, कानून के हिसाब से जो चीज़ ठीक होती है, विधि सम्मत, वही की जाती है। हम लोग निवेदन कर सकते हैं, हम हर चीज़ का निवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कानून के हिसाब से गलत होगी तो वो नहीं मानी जाएगी। तो उस तरह की स्थितियां इसमें बनती आई हैं। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जो मुख्य मुद्दा है हमारा वर्तमान का, और उसके ऊपर मैं बिल्कुल एक सदी हुई बात के साथ जो हमारी टीम की सोच है, हम क्या विचार रखते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, उसको आपको बता देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दो टीमें लेकर के इस चीज़ को पहुंची कि हम वकील अपना कर रहे हैं। बाद में कल जब आरोप प्रत्यारोप हुए तो कुछ और टीमें भी आई हैं जिन्होंने कहा है कि हम 90-97 को बचाने के लिए इन वकीलों को कर लिया है, और अचानक से नहीं हुए होंगे, ये मैं भी जानता हूँ। एक बात चल रही होगी एक लंबे समय से, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि ना सिर्फ उन्होंने डिस्क्लोज भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये खुलेआम कहा था कि अब हम केस नहीं लड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियों में ही उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वो अब चले गए हैं। जो अभद्र टिप्पणियां आई दूसरी टीमों की तरफ से जिन्होंने वकील नहीं किया, उनसे निवेदन है कि एक बार अपने पुराने जो आपने पोस्ट किए उनको पढ़िए। आपने लिखा कि हमने वकील नहीं किया, वैसी परिस्थिति में ही ये कहा गया कि अगर आपने नहीं किया, आप नहीं कर रहे हैं, तो आइए सहयोग करिए। अलग अलग टीमों के द्वारा ये चीज़ कही गई जो वकील कर रहे थे, आपने आज किया, बहुत अच्छी बात है, पैनल मजबूत होगा, 90-97 मजबूत होगा। दूसरी बात यह आती है कि जो हमारे वकील हैं वेंकट रमनी जी, उनको लेकर के 2-3 भ्रांतियां हैं और उन 2-3 भ्रांतियों से लगातार प्रश्नों से हम परेशान हैं, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई भी आधार नहीं, और कहाँ से ये उठे और कैसे इसको हवा में प्लांट किया गया मैं भी नहीं जानता। एक चीज ये आ रही है, कहा गया है कि वो उत्तर प्रदेश के वकील नहीं है। भाई तो वो कैसे उत्तर प्रदेश के मैटर पे आएंगे? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन उत्तर प्रदेश का वकील है कैसे मैटर पे आएंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के वकील नहीं है तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे को कैसे समझेंगे? देखिए, आपको पता होना चाहिए, एक बचकाने प्रश्न जो हैं या बचकानी चीज़ों को प्लांट करना बहुत आसान होता है और उन प्रश्नों को उठाना भी आसान होता है। मुकुल रोहतगी महाराष्ट्र से हैं, हरीश साल्वे महाराष्ट्र से हैं, और सीए सुंदरम जो हैं वो तमिलनाडु से हैं। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मित्रों के तो केस को कोई समझ ही नहीं पाएगा, और मुकुल रोहतगी केवल महाराष्ट्र के केस जीतते, कभी उत्तर प्रदेश का कोई केस ही नहीं जीतते। तमाम तरह की चीजें जो प्लांट की जाती हैं उनके ऊपर अपनी सत्यता पर परखना होगा। दूसरी चीज, कम खर्च का वकील। देखिए, वकील की फीस पूरे तौर पर ये होता है कि दोनों पार्टियों की आपसी रजामंदी होती है। किस तरह का सेटलमेंट हुआ, क्या क्या सोर्सेस थे, किस तरह से हम उन तक पहुंचे। लोगों का ये कहना या फोन आना कि अपना वकील कम पैसे के हैं तो क्या होगा। आपको पता होगा, सिंगल बेंच में तिवारी सर और डबल बेंच में जब तिवारी सर फिर हमारे साथ थे, उन्होंने फीस जो ली थी, जो लगभग 3-3.5 के आसपास थी, एक फीस ली थी। और आपको बता दूं, वही जब
कई और ऐसे केस जो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं उनके पास आते हैं। ये एक अच्छी खासी खबर है, और कोई भी जो हाई कोर्ट के वकीलों को जानता होगा वो ये जानता होगा, इस चीज़ को पूछ सकता है उनसे। वो 7 लाख पर हियरिंग तक का लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी वकील से क्या ट्यूनिंग बन रही है, तो उस आधार पर तय होता है। हो सकता है कि किसी के वकील 10 लाख के हों, किसी के 15 लाख के हों पर हियरिंग, और किसी के 5 लाख के हों। तो ये तय कर देना, मेरिट डिसाइड कर देना कि कम पैसे का वकील आपका बेकार होगा। मैं फिर कहूंगा, बचकानी चीजें प्लांट करके 90-97 को कमजोर करना एक बड़ी और बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, जिससे हमें निश्चित तौर पर बाहर निकल के आना चाहिए। और वो निकलने का समय यही है कि ऐसी चीजें कि आरोप प्रत्यारोपों से बचें। निश्चित तौर पर आपके वकील या किसी और टीम के वकील, जिसके भी वकील हैं, वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं भाई साहब कोर्ट में। हमने देखा है उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को किस तरह से, जज से वो जो जायसवाल सर थे उनसे पूरी तरह से भिड़ गए। अब उनकी आपसी रंजिश नहीं थी, वो जिस मैटर पर खड़े हुए थे वो उसी के लिए भिड़े थे। अब कोई ये तय करे कि वो कितने पैसे लिए, कि उनको कम पैसे मिले थे इस वजह से वो नहीं लड़े, देखो उनको ज्यादा मिले थे तो लड़ गए। ये बचकानी चीजों से उभरना होगा। दूसरी इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि जो हमारे वेंकट रमनी जी हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कई लोग देख रहे थे कि उन्होंने क्या किया है अपने अभी तक। टेट का एक वो था कि टेट वैलिड है या इनवैलिड है, इसको लेकर के एक मैटर उठ रहा था। तो उसमें कभी मौका लगे, अवसर लगे तो सर्च करिएगा कि कुछ वकीलों के नामों में कहीं आपको कुछ सीनियर एडवोकेट के नाम जब खोज रहे होंगे तो इनका नाम मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वकील कोई अचानक से आ गए और कर रहे हैं। और ये AOR वगैरह का एग्जाम होता है, ये पेपर सेटर वगैरह जान नहीं रहे होंगे शायद, ये सब काम भी इनके हाथ में रहता है। तो मेरिट मत डिसाइड करिए किसी भी एडवोकेट का। मैं ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अगर आप अब मेरिट डिसाइड करेंगे, हाँ हो सकता है कि वह चंदे के लिए केवल प्रलोभन हो और उसके आधार पर चीजें हों, तो वो चीज आपको निश्चित तौर पर समझनी होगी कि ऐसा करने से एक बचकाना हरकत होगी, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होगा। अब आते हैं हमारा स्टैंड क्या है पहले दिन एडवोकेट को खड़ा करने के लिए। अभी तक का स्टैंड जब आपसे मेरी बात हो रही है यही है, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से पहले दिन हमारी टीम के द्वारा निश्चित तौर पर सीनियर एडवोकेट को वहां पर उतारा जाएगा और वो इसकी बहस करेंगे। ये निश्चित तौर पर हमें अभी से आभास हो चुका है, और आपका सहयोग जिस तरह से आता रहा तो निश्चित तौर पर वो समय दूर नहीं जब हम ये घोषणा करते हुए खुशी होगी कि निश्चित तौर पर फीस हमारी पूरी हो चुकी है, एडवोकेट हमारे पहुंच रहे हैं और इस मुद्दे पर बहस करेंगे। तो इसलिए अगर इस चीज को आप इस तरह से देखें, जो ये तमाम चीजें कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए और हमारा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो हो नहीं पाएगा, हो जाएगा, आराम से होगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा, थोड़ा समय लेके होगा। पर मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख तक आप लोग निश्चित तौर पर सहयोग कर देंगे। अब इसको लेकर के कमेंट आ रहे होंगे, मैंने अभी इसको हटा दिया है चंदा चोर और तमाम चीज़ों को लेकर के, पर ठीक है यार, तुमको सोचना है सोच सकते हो। चंदा चोरी के ही दम पे हम यहाँ बैठे हैं, तो वो सोच लो, जैसा तुमको लगे वो सोच सकते हो। एक और इसी के साथ अभी इस मुद्दे पे मैं दोबारा आऊँगा और थोड़ी और विस्तृत चर्चा करूँगा। बाकी 2 छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी बात कर ली जाए। ओवरलैपिंग के केस को बार बार जोड़ने का काम किया जाता है हमारे साथ। मैं नहीं जानता कि क्यों ये किया जा रहा है, लेकिन जिसके द्वारा भी ये किया जा रहा है, जो भी इस तरह की चीज़ों को प्लांट कर रहा है, मेरा निवेदन है वो पूरी तरह से 90-97 का विरोधी ही कहलाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी टीम कमज़ोर होगी, हम लोग टूटेंगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। 90-97 के विरोध में चीज़ें जाएंगी। ओवरलैपिंग के लिए या ओवरलैपिंग के विरोध में हर आदमी को स्वतंत्रता है, न्यायालय खुला हुआ है, कोई आदमी किसी को रोक नहीं सकता है। भारत
किस हिसाब से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्या कानून है, सबको जानकारी हो ही जाती है जिस उम्र तक आ पहुँचे हैं। तो ना किसी को रोका जा सकता है, ना किसी को जाने देने से ये फोर्स किया जा सकता है कि भाई जाओ जाओ। तो ऐसी स्थिति में टीम से नाम जोड़ करके चीज़ों को अगर आप ऐसा बना दें कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दें, तो वो बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बड़ा रूप ले लेती हैं। बाकी इस तरह के छोटे छोटे मुद्दों पे जो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, उनसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई देखो, 90-97 बचेगा तो पूरी कायनात तुम्हारे सामने होगी, सब कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने खड़ी होंगी, तुम्हें नौकरी मिल रही होगी, हर चीज़ होगी। और ये ऐसे मुद्दे जिनका ग्राउंड तक नहीं है, ग्राउंड का मतलब अगर इतना ही चिंता थी तो अचानक से आपको कैसे याद आया, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर के कैविएट फाइल करना हो या केस फाइल करना हो, पहले से कहाँ थे। हाँ, कोर्ट ये नहीं कहेगी, लेकिन हम तो पूछेंगे कि अगर या तो 90-97 के पक्ष में थे, जब 90-97 के ही पक्ष में थे, तो आज कमजोर करने के ऊपर काम क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि भर्ती पे रोक लग जाए, भर्ती आगे ना बढ़ पाए। इस चीज को थोड़ा समझना होगा। निश्चित तौर पर कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई तुमको लगता होगा तुम्हारा हो जाएगा। अरे हमारे टीम के तमाम लोग, उनसे पूछिए, जाकर उनका गुणांक पूछिए, उनको भी भरोसा है उनका हो जाएगा। केवल और केवल इस तरह की चीजों को आप अगर प्लांट करेंगे जिससे चीजें कमजोर होंगी, तो वो निश्चित तौर पर दुख देगा, परेशानी देगा, और आगे क्या होगा इस भर्ती में वो बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हो जाएगा। फिर एक बात आती है कि कल जब अलग अलग टीमों के द्वारा टारगेट किया गया, या टारगेट किया गया ऐसा लगा लोगों को, तो उसके बाद कुछ लोगों ने अपने वकील तय किए। कुछ लोगों का ये था कि बीटीसी वाले अपनी मार्कशीट दिखाएं। देखिए, दो चीज़ें हैं, हम मार्कशीट दिखा देते। पहली चीज़, आप सक्षम अधिकारी नहीं है हमारी मार्कशीट देखने के लिए, या आप हमारी मार्कशीट देखें, ठीक है, अगर आप होते तो आपको दिखा देते। चलिए, एक बार भाई बंधुत्व में आपको दिखा भी देंगे, आप उससे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर निकालेंगे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से हमारी आप एकेडमिक निकालेंगे, और फिर आपके मन में डर बैठ जाएगा कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो इसलिए क्यों बेकार में आप इस चक्कर में पड़ रहे हैं कि अपने ही जहन में एक डर को पालें। अच्छी तरह से इस चीज को समझिए, उस जहन में बैठाए हुए दर्द को, जो डर है, उसको और बढ़ाने की कोई अपने आप ही बेकार में प्रपंच वही है कि अपने आप ही इतना कॉम्प्लिकेट कर लीजिए चीज़ों को। तो बेकार में मत देखिए, हमारे नंबर बहुत ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, पर्याप्त हैं, इतने हैं कि भर्ती में रेस में जुड़े हुए हैं। जब एक सीट पे 2 अभ्यर्थी लड़ रहे हैं तब भी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बाकी फिर से मैं आ रहा हूँ अपने मुद्दे पर। 20 तारीख को स्टे बचा तो ये भर्ती आगे बढ़ती चली जाएगी। 20 तारीख को स्टे लगा तो ये भर्ती कब होगी कोई नहीं जानता है, क्या परिस्थितियां आएंगी कोई नहीं जानता है, हमारा ग्राउंड क्या रहेगा, हम कब तक लड़ पाएंगे इस भर्ती में, जहां एक एक सीनियर की फीस में लोगों को 10-10 लाख 6-6 लाख, और अलग अलग लोग हैं, उनका क्या बताएं, खर्चे के ऊपर नहीं जाएंगे, तो उनका अलग अलग तरह का फीस है, वो सामने आ जाती है। तो कैसे हम इकट्ठा कर पाएंगे। एक बार आपने 1500 भेज दिया, 10 डेट भी लग गई, आप क्या हर डेट पे 1500 भेजेंगे, नहीं भेज पाएंगे मेरे भाई। भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी, हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होगा, हम उस सपने को जो देख रहे हैं उसको हम सही में जी रहे होंगे, तभी संभावनाएं हैं कि चीज़ें पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ेंगी। और कुछ ऐसे साथी जिनका गुणांक 75 से ऊपर है, उनको मैं अक्सर यही देखता हूं, उनका कहना है सरकार हमको चाह रही है, सरकार हमें भर्ती कर लेगी। भाई भर्ती कर लेगी, हम खुद कह रहे हैं सरकार हमको चाह रही है, हमें भर्ती कर लेगी, लेकिन कोर्ट अगर रोक देगी तो क्या कोर्ट के आदेश के बगैर सरकार भर्ती कर देगी। सहयोग करिए। मैं जानता हूं बहुत कम लोग हैं जो 75 से ऊपर कट ऑफ वाले हैं, 75 से ऊपर मेरिट वाले, गुणांक वाले, जो कह लीजिए वो वाले हैं, लेकिन उनसे भी अपेक्षा है कि वो इसमें सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो समय के साथ जो दुख दर्द 1.5 साल से हमने जिया है, जो 15 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलने की एक आस जगी हुई थी, वो बेकार हुई है। और भविष्य में भी अगर वैसा हो जाएगा तो दुख दर्द जो सामने आएगा उसको झेलने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। सहयोग करिए, हर स्तर पर करिए। लोग कहते हैं कि हम नहीं कह रहे, हम कह रहे
सबका सहयोग जो इस स्तर पे हो पाए, जहां पर कमी पड़े, एक सीनियर दिखा पूरा हो गया, दूसरे सीनियर के लिए कोई भी चीज़ों को इस तरह से मत प्लांट करिए कि क्रेडिट के लिए, क्योंकि क्रेडिट की लड़ाई जब तक चलती रहेगी तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती का भला नहीं हो पाएगा। ये मैं जान चुका हूं और बहुत पहले से जान चुका था। आज भी जो केस नए नए उभर के आ रहे हैं, ये भी सारा कुछ क्रेडिट का और परिवर्तन का है कि हमने उस सन में इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया। मेरे भाई, परिवर्तन बाद में ले आना, भर्ती में रहिएगा तो परिवर्तन भी कर लीजिएगा और सब कुछ कर लीजिएगा। भर्ती से 1 मिनट में बाहर हो जाइएगा और स्टे लग गया तो फिर परिवर्तन जो है वो सारे आपके रखे के रखे रह जाएंगे, नाम आपका रखा का रखा रह जाएगा और जो आपकी अलग अलग तरह की मनसाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। इस समय केवल और केवल इतना है कि 90-97 बच जाए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं। लोग कह सकते हैं डरा रहे हो, डराना भैया, डरे हुए हैं, डर पहले से पैदा हो चुका है, तब क्या करोगे ये बताओ। डर किसको नहीं, कौन है एक आदमी ऐसा आ जाए जो ये लिख करके स्टाम्प पेपर दे दे कि अगर 20 को स्टे लग गया, मैं गलत कह रहा हूं, और 20 को स्टे लग गया, उसके बाद से वो मुझे 42,000 रुपए प्रति महीना देगा, हम भी आराम से खुशी खुशी उसके साथ वो करेंगे। नहीं है क्षमता किसी के अंदर, क्योंकि सबको पता है स्थितियां क्या हैं, और स्थितियां जब आपके सामने हैं और उसके बावजूद आप उनसे मुंह मोड़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर उससे बड़ा कायराना कोई काम सामने होगा। कल जो लोग निकल कर आए, अभी तक बैठे हुए थे, टीमें निकल कर आई, उन्होंने वकील किया, उनसे बड़ा शुभकामना का पात्र कोई हो ही नहीं सकता इस पूरी दुनिया में। अगर वो आए हैं निकल कर और लड़ रहे हैं तो और क्या चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं कि बस आपका सहयोग मिलता रहे। उस केवल लोग कहेंगे चंदा चंदा चंदा, भैया चंदा ही सब कुछ है, वहां पैसा ही चल रहा है। जब वहां पैसा चल रहा है तो क्यों नहीं वो मांगे। क्या कह दें कि हम लोग नियुक्ति हो जाएगी तब दे देंगे, नहीं ना वो मानेंगे। अगर 1 रुपया क्या अभी चेक कम पहुंचा, पेमेंट कम पहुंचा, सीनियर जाता नहीं है, सीनियर लाइव जुड़ेगा नहीं, किसी भी स्तर पे नहीं जुड़ेगा, रिक्वेस्ट करते रह जाएंगे, केस निकल जाएगा, स्टे लग जाएगा, भर्ती रुक जाएगी। आप आवेदन जो लोग 18-19 में कर लेंगे, 20 में कर लेंगे, ऐसी स्थिति तक आवेदन लिए प्रिंट लिए बैठे रहेंगे। और कब तक बैठे रहेंगे, कोई भी समय सीमा नहीं है। इसलिए इस भर्ती को सबसे पहले उस स्टे की कंडीशन से बचाना है, क्योंकि जो विरोधी है वो सबसे पहली मांग यही रखने जा रहा है कि स्टे करिए, भर्ती को रोकिए, भर्ती को तुरंत रोकिए जहां पर ये है। और आपको पता ही है ये कितनी मुश्किलों से आगे बढ़ी है और इसके बाद ये रुकी। सरकार का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मुद्दों से। साहब आपको याद होगा एजी साहब को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, केवल इसीलिए कि सरकार का इंटरेस्ट खत्म हो गया था। मुद्दों से सरकार का इंटरेस्ट अगर जाग जाता है, प्रायोरिटी में आ जाती हैं, प्राथमिकता में आ जाती हैं, तो वो काम लगातार होता रहता है जो आप देख रहे हैं। और अगर प्रायोरिटी में नहीं आती हैं, प्राथमिकता में नहीं आती हैं, तो वो जैसे पड़ी रही थी भर्ती पिछले 1 साल तक, वो सबके सामने है। 29 तारीख का जो जजमेंट है मई का, वो निकाल के देख लीजिए। एजी साहब की बहस के बाद कब वो दोबारा अपेयर हुए, उसकी तारीखों को उंगली पे गिन लीजिए, और उसके बाद फिर कब कब वो आए उसको भी गिन लीजिए। 2 धरने करने पड़े, रात को रुकना पड़ा, तब जाकर के ये स्थिति बनी है। किसी आदमी, कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि वो धरने में रुका था, सब लोग रुके थे। जो घर में बैठे थे वो घर से ही धरना दे रहे थे, धरना तो दे ही रहे थे ना, कौन सा करोड़पति बने जा रहे थे, तो घर में बैठ के फोन चला के धरना दे रहे थे। वही स्थितियां हैं आज। उसी फोन से थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जिसको आप ये समझें कि केवल एक प्लांटेड चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। अगर ऐसा वैसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर हमारा ग्राउंड नहीं होता। अपीलें जो हमारे द्वारा फाइल की गई, वही अपीलों के ऊपर वहाँ पर बहस होगी, उन्हीं को नल एंड वाइड कराने का प्रयास होगा, और हम ही अपने वकील को ना खड़ा करें तब क्या होगा। जजमेंट में कालिया सर का ऑर्डर है, वो किसकी तरफ से हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो वो लोग कहाँ गए, वो लोग क्या विलुप्त हो गए? नहीं हो गए साहब, वो हैं। इस चीज़ को तो दिखाइए, उस चीज़ को तो बताइए कि हाँ अभी भी वो लोग हैं जो 20 लाख का वकील करने की क्षमता रखते थे, तो यहां पर भी स्टेज से अपनी भर्ती को बचा के ले जाएंगे, ये चीज निश्चित तौर पर है। बाकी थोड़ी देर आपके प्रश्न ले लेता हूं, कुछ अगर रहेंगे तो। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो उसको, भाई मोबाइल नंबर बदलने का मौका मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल भैया पिंटू सिंह, मैं आपको इसी बारे में अभी अभी बताया था कि मिलेगा भैया, मिलेगा।
मौका मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। कमेंट यहाँ चल नहीं रहे हैं यहाँ। सब लोग टीम सर्विस का सहयोग करें भैया, वही मैं कह रहा हूँ, जितना हो सके। और भी कोई भी प्रश्न हो। बाकी भैया 2015 बैच वाला क्या मैटर चल रहा है? भैया कोई मैटर नहीं चल रहा है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है कि हम पहले ऐसा कर चुके, हम दोबारा ऐसा कर लेंगे। लीगल एडवाइजर, खुद को मानने वाले लोग और तमाम लोग जो अपने आप को बहुत बड़े स्तर का मानते हैं, हाथ जोड़ निवेदन है उन सबसे, भैया परेशानी ना पैदा करो। जिंदगी वैसे ही बड़ा बुरी स्थिति में पहुंच चुकी है, और आगे करोगे, हमें पता है। आप ही ऑर्डर लिखाए हैं पुराने, उन्हीं ऑर्डरों में अंदर ऑर्डर लिखे हुए हैं जो हमको बचाएंगे, और कुछ नहीं बचाएगा, वही ऑर्डर बचाएंगे। आप ही के खिलाफ लिखे गए या आप ही के पक्ष में लिखे गए हैं, तो हमको बस मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा फिर ऐसे ही आके तो पूरी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। फैन चला लेता, आवाज़ ज़्यादा आएगी अतुल भाई, अभी बस रख ही रहा हूँ। पैन नंबर एरर हो गया भैया। हर वो चीज़ आपकी सही है उसके अंदर जो आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं कर रही है। क्या क्या चीज़ें मेरिट को प्रभावित नहीं कर रही हैं, फॉर्म को देख के आपको बता दे रहे हैं भैया। देखो, रजिस्ट्रेशन संख्या सरकार ने दी, ट्रांजिशन आईडी सरकार ने दी, जनपद आपने गलत भरा अगर धोखे से तो वहाँ पेपर दे आए, ठीक है। नाम आपका खुद भरा, वो ठीक हो जाएगा, उससे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही है। कंप्यूटर को नहीं पता है, पिता का नाम, वो भी हो जाएगा सही। जन्म तिथि प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? दो व्यक्ति समान आधार पर अगर हैं, समान गुणांक वाले हैं, तो उसमें जिसका उम्र अधिक होती है, जिसकी उसको वरीयता दी जाती है। तो इस स्थिति में निश्चित तौर पर डेट ऑफ बर्थ प्रभावित करती है, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बाकी स्तर अपने है। बाकी आपका ये वर्ग जो है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिसको लेके आज रार है, तलवारें खिंची हैं, वो प्रभावित करता है मेरिट को। और आपके ये जो अंक हैं हाई स्कूल, इंटर और स्नातक और ये प्रशिक्षण योग्यता के, ये भैया प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जितनी गलतियां हैं वो सब सही हैं, बस एफिडेविट लगाइए और भर्ती में आइए। सेकंड काउंसलिंग होगी क्या भाई? देखिए, सेकंड काउंसलिंग के लिए सरकार ने कोई भी अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं करी है। सरकार को बताना चाहिए था अगर ऐसा होता कि ये होगा, लेकिन अगर सीटें खाली रह जाएंगी तो निश्चित तौर पर होगी ही होगी। सरकार की तरफ से एजी साहब पहुंचेंगे, सरकार की तरफ से तुषार मेहता जी होंगे, ऐसा अनुमान है। क्या होगा अभी तक कुछ पक्का नहीं है, वो जैसे ही पक्का होगा, कई लोग हमसे तेज हैं और जल्दी अपडेट कर देंगे आपको शायद। 2015 को बाहर करने का सोच, लोगों ने फेल होने पर केस कर रहे हैं। ओवरलैपिंग पर भी भ्रमित कर रहे हैं लोग। भैया किसी भी चीज़ पर भ्रमित ना हुए। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार नमस्कार। गृह जनपद सर्वप्रथम भरना अनिवार्य, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आपको जो डिस्ट्रिक्ट लेना है वो आप भरिए अपनी वरीयता के हिसाब से। और सबसे पहले 68,500 के चयनित जो लोग हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, जो पहले से पा चुके हैं, उनसे इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, तो शायद वो कुछ ना कुछ सुझाव अच्छा देंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कॉलेज के नाम में टी नहीं बना है भैया। टी क्या, आप एस ना बनाते, आर ना बनाते, तब भी हो जाता सब कुछ। कॉलेज के नाम से थोड़ी ना आपका मेरिट तय हो रहा है। अभी कितना सहयोग बाकी है भैया? सहयोग कितना बाकी है ये आज शाम को निश्चित तौर पर आपके सामने लिख करके दे दिया जाएगा कि कितना सहयोग बाकी है। उसी हिसाब से आप सहयोग आगे बढ़ा दीजिएगा। लेकिन हाँ, अभी भी दूर हैं, बहुत कम, ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत कम दूर है, लेकिन सहयोग होगा। 2 दिन में तो हम पहुंच जाएंगे वहां पे। भाई आशु यादव जी, मिलेगा भैया, मिलेगा। 40,000 के लिए कुछ रुपयों का सहयोग करके स्टे को बचा लिया जाए तो सब कुछ सामने होगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, योद्धा हैं, वो भी यही मानते हैं कि स्टे बच जाए तो ये भर्ती आगे चली जाएगी। हो सकता है कि आप लोग जो ये मानते हैं कि सरकार सब कुछ कर लेगी, जाकर के पुरानी भर्तियों में देखिए सरकार ने किस तरह के काम किए, कई बार कमजोरी आई। दूसरी बड़ी चीज, अपने ही केस में देख लीजिए क्या स्थिति बनी। एजी को पहले ही उतार दिया होता, जुलाई में डेट लगी, अगस्त में लगी, सितंबर में धरना दिया, तब आए, तो ये चीज को भी देखा जाना चाहिए।
बीएड की मार्कशीट खो जाने के कारण मार्कशीट में क्रमांक, भैया क्रमांक, मार्कशीट का क्रमांक नहीं आपकी मेरिट तय करेगा। मेरिट नंबर नहीं बदले होने चाहिए, नंबर जितना भरे हैं उतना ही होना चाहिए, वो जरूरी है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ भैया वही सहयोग करें जितना हो सके उतना। पंकज यदुवंशी आपको देख रहे हैं, 69,000 विशेष पहली काउंसलिंग करने के बाद कई लोग ऐसे होंगे जो जिला आवंटन सही नहीं होने पर सीट को छोड़ेंगे, जो कहीं और नौकरी कर रहे होंगे। हम चाहते हैं जो बची हुई सीट को मेरिट गिराकर नवसना पास अभ्यर्थियों से भरी जाए। मेरिट गिराकर, जी भैया बिल्कुल, अगर सरकार चाहेगी तो इसके ऊपर काम करेगी। सरकार को अगर 69,000 भर्ती भरनी है तो काउंसलिंग में प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, तो वो चीज़ को करना होगा। बाकी मुझे लगता है कि लगभग सभी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ। और भी कोई प्रश्न हो तो शीघ्र अतिशीघ्र पूछ लीजिए, जिससे कि चीज़ें क्लियरेंस और हो जाए। 2015 बैच कुछ कमेंट था, ऊपर चला गया, निकल गया। अच्छा भैया, ओटीपी वगैरह को मैं बता चुका हूँ, पीछे जाकर वीडियो में देख लीजिएगा। भैया ओबीसी जनरल का क्या है? कुछ नहीं है यार, ओबीसी जनरल क्या, खून काट देख लो, गिरा लो जमीन पे, तय कर देना कौन ओबीसी जनरल है। 90-97 की बात कर रहा हूँ, उसी के लिए लड़ रहा हूँ और उसी के लिए लड़ूंगा, और तब तक जब तक भर्ती नहीं हो जाती। और कब तक? जनरल कितना लास्ट हो सकता है कोई नहीं बता सकता। परिषद इसीलिए बनाया गया भैया कि वो तय करे, नहीं तो हम सब क्या करते हैं, हम सब कहते हैं अपने अपने जिले से लाओ, गुणांक बनाओ, नियुक्ति करो, सरकार ने पैसा बता दिया, भर्ती बता दिए क्या है, कितनी है, कोई नहीं बता सकता। कोई बाहर नहीं करेगा भैया 15 बैच को, 15 बैच है, कोई बाहर नहीं करेगा। कोर्ट में खड़े होंगे, होने दीजिए, सब देखा जाएगा। स्टे का भैया चांस, स्टे का चांस वकील के ऊपर है, नहीं पहुंचेगा वकील हमारे जो भी हैं टीमों के, तो कुछ भी हो सकता है। आयुष भाई, लड़कों को 2015 वैलिड वाला, भैया 2015 वैलिड वाला यही है, 2015 वैलिड है, इस आधार पर वैलिड है कि ये जो, मतलब एक बात बताओ, जो आदमी करेक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब सरकार करेक्शन नहीं करा रही है मेरिट में, क्यों नहीं करा रही जान रहे हैं? ये घोषणा पत्र जो है ना, ये पीछे इधर इतना बड़ा लगा है, उसको पढ़ लो, उसमें लिखा है कि 1 से अधिक बार आवेदन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम जिस पे फीस होगी वही वाला माना जाएगा। तो सरकार कह रही है और गलत सूचना पे अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। जब सरकार इसी के आधार पर आपको करेक्शन का मौका नहीं दे रही है, तो उसी आधार पर ये आवेदन करने की तिथि को मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये लीगल नहीं है, ये भारत सरकार की मोहर, ये उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर, इसका कोई अहमियत नहीं है क्या? कौन, मतलब ये शासन ने तैयार नहीं किया होगा क्या? ये जब एनआईसी को भेजा गया होगा तो इसके नीचे शासन ने वो नहीं किए होंगे साइन? बातों को करने के लिए कुछ भी कह दीजिए, दिक्कत कुछ नहीं है। फर्जी आवेदन पर बोल दो भैया, हाँ फर्जी आवेदन जो किए हैं बढ़ा चढ़ाकर कम करके, भैया देखो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 463 बनी हुई है, दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना, वो पकड़ लिए गए तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये सब चीज़ों के साथ जो बेकार में वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दूरी बनाए रहें। बाकी 68,500 में चयनित मेरे बड़े भाइयों से एक निवेदन है, वो हाथ जोड़ निवेदन, भैया आप बेरोजगारी की स्थिति देख रहे हैं, सीजीएल का फार्म पड़ता है 20 लाख कैंडिडेट फार्म भरता है, सीएचएसएल का फार्म पड़ता है 25 लाख कैंडिडेट फार्म भरता है, एक 10 पदों की नियुक्ति निकल आती है, उस 10 पदों की नियुक्ति पे 800 रुपये का फार्म भरने के लिए कैंडिडेट तैयार है, और कम से कम उस पर 1.5-2 लाख फार्म पड़ जाता है। वैसी स्थिति में अगर कोई आदमी मेहनत करके किसी तरह से यहाँ तक पहुँच गया है, मैं मानता हूँ कि जिला आपको आपका नहीं मिला, आपके साथ लोगों का जो भी सोच है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज़ पर कॉमन हमारा सोच होगी कि अगर हम में से ही आपके भी छोटे भाई होंगे जो इस भर्ती में होंगे, आपके ही घर के लोग होंगे जो इस भर्ती में होंगे, वो लोग इस भर्ती में नहीं है तो कभी कोई ना कोई छोटा भाई आपका जरूर आएगा जो इस भर्ती में होगा। आप ही घर के छोटे हैं तो रिश्तेदार आ सकता है कि कभी किसी भर्ती में आएगा।
अगर किसी ने किसी एक परीक्षा को क्वालिफाई कर लिया और स्पष्ट दिख रहा है कि 77,000 लोग बाहर निकल जाएंगे, 77,000 लोग बाहर ही हैं खड़े हुए, 69,000 लोग अंदर हैं, वैसी स्थिति के लिए खुद समझना होगा हमें कि अगर आप इसमें आएंगे तो सीटें हम लोगों की जो हमने मेहनत करी, जो यहाँ तक पहुँचे, उसमें निश्चित तौर पर एक भारी भारी तौर पर, मतलब क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल पा रहा है, परेशानी सामने निश्चित तौर पे आएगी। बहुत उम्मीदों से लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जानता हूँ मेहनत आपने भी करी है, आपका भी परिश्रम, आपका भी पुरुषार्थ इसमें उतना ही लगा है, लेकिन थोड़ा सा सोचिएगा किस परिस्थितियों में ये सब चीज़ें हो रही हैं। बस आपसे इतना निवेदन है कि फार्मों की संख्या देख लीजिएगा। भर्तियों में टेट निकाला हुआ लड़का है, बीटीसी किया हुआ लड़का है, आप ही का जूनियर है, और वो आज यहाँ खड़ा है, आपसे बस निवेदन कर रहा है कि भैया इस भर्ती को बस इस आधार पर कि ठीक है भविष्य में चीज़ें हो जाएंगी सब सही, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही नहीं होंगी। जो लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो निश्चित तौर पर कल तक आपके साथ खड़े होंगे, कल भी आपके छोटे भाई बनकर आपके साथ होंगे। ये आपसे मेरा निवेदन है कि बस इस चीज़ को रोक लीजिएगा। अपने बस अंतरात्मा अगर इस पे काम कर जाए और चीज़ें बदल जाएं तो फिर क्या ही कहने हैं। बाकी कोई बाहर नहीं कर रहा है शुभम भाई, बाहर कोई नहीं कर रहा है, बाहर करेगा तो फिर लड़ लेंगे। बाकी भैया जिन लोगों ने बैक पाई 420 का केस लगेगा, जेल जाएंगे, और वो अगर गलत तरह से इसमें कैसे भी आने की सोच रहे हैं तो दिक्कत आएगी भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फार्म जो है वो सोच समझ के भरिएगा कि किस स्तर पे क्या चेक हो। भैया एनओसी से कोई नहीं रोक पाएगा किसी को, सरकार ने रूलिंग करी है, रूलिंग अगर है रूल के हिसाब से और देना है तो वो दिया जाएगा। तो ये कहना कि हम रोक देंगे वो संभव नहीं है। बस मानवीय अपील करें, काहे नहीं बता रहे आप। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। 22,000 सीटों को जोड़े जाने को लेकर के क्वेश्चन है, उसका मैं निराकरण कर दूं। देखो भाई, सीटें जोड़ने को लेकर के एक बात समझ लो। अगर कोई जैसे मान लो 69,000 सीटें हैं, ठीक, 69,000 सीटों में केवल 60,000 लोग पास हुए होते, 9,000 सीटें खाली पड़ी रहती। कुछ लोग कोर्ट जाते और कहते कि 40-45 करो, इसका जो कट ऑफ है वहाँ गिराओ और 9,000 सीटों को फिर इसमें से भरो। अब वो सीटें 9,000 जो हैं वो कोर्ट में चली गई, और उसके ऊपर कोर्ट जो है वो रूल मेकिंग अथॉरिटी है, वो देखेगी और ये समझेगी कि इन 9,000 सीटों का क्या करना है, क्या इनका ग्राउंड सही है या गलत है। तो वो सीटें आपको किसी को बांट तो दी नहीं जाएंगी। वही चीज़ यहाँ पर समझिए, 68,500 में 22,000 सीटें अगर बची हुई हैं तो अभी वो माननीय न्यायालय में हैं, उनके ऊपर 30-33 का केस चल रहा है और तमाम चीज़ें उसमें अलग अलग तरह के विवाद हैं। ऐसी स्थिति में आपको उठा के वो सीटें दे करके कानून के विरुद्ध कोई काम करके सरकार, आप तो अंदर हो जाएंगे, 1 साल बाद या 6 महीने बाद कोई ऑर्डर आया, कोर्ट ने कहा कि हमारे अंदर जब वो 22,000 सीटें थी तब इनको क्यों लगा दिया तुमने, इनको बाहर करो, तब जो पैसा मिलने को होगा वो भी रह जाएगा, जो खुशियां मनाई होंगी वो भी मिट्टी में मिल जाएंगी। तो क्या जरूरत है ऐसी चीज की मांग जो संभव ही नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 40,000 वाले का क्या हुआ यार, 40,000 वाले का मेरे भाई पूरी तरह से एक प्लांटेड न्यूज थी और कुछ नहीं था, सबके सामने है वो न्यूज कि क्या था क्या नहीं था। 40,000 मतलब कहां से गिने होंगे उनने, ये समझो यार मेरे भाई। चलिए, बाकी काफी देर हो चुकी है आपसे जुड़े हुए, अंत में आपसे निवेदन करूंगा, कोर्ट में वकील साहब आएंगे तभी स्टे बचेगा, तभी भर्ती होगी, तभी सब चीजें सकारात्मक, जो आपने जिले की सूची आज तैयार कर ली होगी ना कि 75 में पहला कौन सा रखना है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, वो सब काम करेगी। और जो ये ओवरलैपिंग का केस भी तभी काम करेगा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो गया ये मामला, तब स्थिति में यहाँ के सारे केस रुके पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैटर वहां पेंडिंग है। तो
अभी इस चीज़ को समझिए कि और आंसर किया ही नहीं, उससे पहले आंसर की में दिक्कत होगी, ये सोच समझ के मैं केस कर दूं, तो ये तो बड़ी मजाकिया बात हो गई। खैर, समझने वाले समझ रहे होंगे। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बस निवेदन इतना कि सहयोग करिए, वकील साहब उतर आए, और यहाँ पर बस और बस उसी के लिए मैं आया जो चंदा चोरी समझे वो चंदा चोरी समझ ले, जो ये समझे कि मतलब हमारा घर बन रहा है, हम गाड़ियां खरीद लेंगे, तो वो उस आधार पर समझता रहे। ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जैसी आपकी सोच है वो होती रहेगी, तो इस चीज़ को समझना होगा मेरे भाई। बाकी आने वाला समय बहुत ही सकारात्मक होगा अगर अभी से आप सजग होंगे, क्योंकि सजगता सकारात्मकता को साथ लेकर आती है। जो सजग नहीं वह सकारात्मक परिणाम की कभी भी सोच भी नहीं सकता, और आज अगर सजग हैं तो सकारात्मकता सामने खड़ी होगी। और सजग हो जाइए, ये भर्ती बचानी है स्टे से, इस भर्ती को सुप्रीम कोर्ट की स्टे से बचाना है। उसका रास्ता वकीलों के रास्ते से होके गुजर के जाता है, और वहाँ पर पैसा लगता है। तो सहयोग करिए जितना ज़्यादा हो सकता है वो। बाकी हाँ भैया, अभियान के लिए बोले कि सरकार इसमें पैरवी करे, निश्चित तौर पर बोला जाएगा इस चीज़ के ऊपर भी। ठीक है भैया। बाकी कोई भी कट ऑफ वगैरह प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। हाथ जोड़ के 68,500 वाले मेरे बड़े भाइयों फिर से निवेदन है कि भैया सीट लॉक करके किसी मतलब बहुत गरीब गरीब लोग पढ़े भैया, विश्वास करो, आपको 40, 42, 45 जो मिल रहा है। लड़के ऐसे हैं साथ के बीटीसी कर्जा लेके किए हैं, बीएड कर्जा लेके किए होंगे कई लोग। उनके बारे में एक बार सोच लेना कि शायद वो कहीं पा जाएं इस पूरे प्रदेश में एक नौकरी, एक अदद नौकरी, छोटी सी एक सरकारी नौकरी, तो शायद कुछ उनके घर में चीज़ें बदल जाएं, उनके बहन की शादी हो जाए, उनके पिताजी की दवाई आ जाए, उनकी माता की दवाई आ जाए। इन सारी चीज़ों के ऊपर सम्यक विचार करके एकदम सही तरह से तब बस आवेदन करिएगा। ये मेरा निवेदन है, पहुंचा दीजिएगा अगर उन तक पहुंचा पाएँ। बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, आपके प्रश्न वही रिपीट हो रहे हैं। समय के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी और सकारात्मकता तभी आएगी जब आप सजग होंगे। धन्यवाद।